ओके 11th कॉमर्स हिंदी मीडियम। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज योर तलपट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे तलपट। तलपट का मतलब क्या होता है? ट्रायल बैलेंस। देखो ट्रायल बैलेंस, तो जैसे जैसे हम स्टेप बढ़ा रहे हैं, मैंने आपको दोहरा लेखा प्रणाली पढ़ाया था। तो दोहरा लेखा प्रणाली हम लोग पढ़े थे, तो आप लोगों को याद होगा कि दोहरा लेखा प्रणाली में सबसे पहले क्या होता है? कोई भी लेन देन होता है ना। उस लेन देन की हम लोग क्या करते हैं? सहायक बही में एंट्री करते हैं, सहायक पुस्तक में एंट्री करते हैं। अब सहायक पुस्तक भी अपने आप में एक चैप्टर है, उसको भी अपन पढ़े नहीं है, छोड़ो अभी उसको पढ़ना भी नहीं है अभी अपन को, ठीक है। सहायक पुस्तक के आधार पर क्या बनाई जाती है? बनती है क्यों भाई? पता है ना क्या होता है कि नहीं पता है? पता है ना, पंजी प्रविष्टि जनरल बही, ठीक है। इसी के आधार पर क्या बनाया जाता है? खाता बही। तो आप अभी तक ये और ये क्या कर गए? सीख गए, है ना, कैसे बनाया जाता है। डबल एंट्री सिस्टम का, दोहरा लेखा प्रणाली का ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया। और मैंने बताया था कोई भी लेन देन को इन चारों प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, 3 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। और ये दैनिक कार्य है, मतलब ये रोज का काम है। क्या है ये? रोज का काम। मतलब एक लेन देन हुआ, अगर आपने माल खरीदा तो आपकी एंट्री, जर्नल एंट्री भी करनी पड़ेगी और खाता बही में भी एंट्री करनी पड़ेगी। रोज का काम है, रोज का काम है, ठीक है। लेकिन इसी के पश्चात खाता बही के ही आधार पर क्या बनाया जाता है? तलपट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? तलपट। और तलपट कब बनाया जाता है मालूम है? रोज रोज नहीं बनाया जाता तलपट जो है ना, वो साल के अंतिम दिन में बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? अंतिम दिन, जब आपका साल खत्म होगा उसके अंतिम दिन में बनाया जाएगा, एकदम आखिरी दिन में। अब आखिरी दिन कौन सा हो सकता है? या तो 31 मार्च वाला तारीख हो सकता है, ठीक है, या फिर कौन सा तारीख हो सकता है? 31 दिसंबर वाला, मतलब जो आप ईयर फॉलो कर रहे होंगे। 31 मार्च कौन सी ईयर में आएगा? वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष वाले में आएगा। वित्तीय वर्ष कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक होता है। और 31 दिसंबर कैसे स्टार्ट होता है? 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक क्या हो जाता है? जाकर खत्म हो जाता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो आपके ऊपर है कौन सा फॉलो करो। तो या तो ये अपन ये वाला मान के चलते 31 मार्च। तो 31 मार्च के दिन क्या बनाया जाता है? तलपट बनाया जाता है। सर ये तलपट होता है क्या है? कुछ नहीं होता तलपट असल में ना एक विवरण पत्र होता है। क्या होता है? एक तरह का विवरण पत्र होता है। ऐसा एक विवरण पत्र होता है, एक तरह का ना विवरण पत्र होता है। ये तलपट जो एक तरह का विवरण पत्र होता है, जिसमें ना समस्त खाता बही, जितने भी आपने साल भर में खाता बही बनाए हैं, आप खूब सारे खाता बही बनाते हैं ना, रोकड़ खाता, महीना नहीं बनाते हो तो साल भर का नहीं बन जाता। फिर ऐसे करके हर महीने 12 महीने का बनाए तो पूरे साल भर का रोकड़ खाता हो गया, क्रय खाता हो गया, बैंक खाता हो गया, फर्नीचर खाता हो गया, भवन खाता हो गया, मशीनरी खाता हो गया, राहुल का खाता हो गया, श्याम का खाता हो गया, आरती का खाता हो गया, नेवी का खाता हो गया, निशा का खाता हो गया। कितने सारे हमने खाते बनाए हैं, सही बात है कि नहीं है? उन सारे खाता बही को कहाँ लिखते मालूम? यहाँ लिख देते। जितने भी खाता बही सबको क्या कर देते हैं? यहाँ पर छाप देते हैं। क्या कर देते हैं? छाप देते हैं। और याद होगा उस खाता बही के शेष निकलते थे। शेष निकलते थे कि हमारे पास इतना पड़ा। शेष का मतलब क्या होता था? शेष का मतलब होता था कि हमारे पास अभी इतने रुपए का फर्नीचर पड़ा है, इतने रुपए का भवन पड़ा है, इतने रुपए का रोकड़ पड़ा है, इतने रुपए का बैंक पड़ा है, उसको बोलते हैं शेष। शेष निकलता था, आपको याद होगा, है ना। तो कई खाता बही का शेष विकलन होता था। शेष लाया गया करके विकलन पक्ष में आते थे अपन लोग, शेष ले गया से काट के विकलन में ले आते थे, शेष लाया गया। कई खाते का शेष क्या होता था? अंत में जब अपन कैलकुलेट करते थे आंसर क्या आता था? समाकलन में आता था, शेष लाया गया करके। तो अलग अलग खाता बही जितने भी थे उसके 2 शेष निकलते थे, या तो किसी का विकलन शेष निकलता था, किसी का समाकलन। सुन लो, खाता बही में क्या होता है? जिसका जो भी खाता बही का आपने नाम लिखा, जिसका शेष विकलन शेष है, उसके अमाउंट को विकलन पक्ष में, विकलन शेष में लिख देते हैं। विवरण पत्र है, विकलन शेष में लिख देते हैं। और एक समाकलन शेष का कॉलम होता है, ठीक है। ये कॉलम है विकलन शेष का, ये कॉलम है समाकलन शेष का। तो सुनना, जैसे मान लो कोई खाता बही का आपने नाम लिखा, उसका शेष है विकलन, उसका अमाउंट देखे खाता बही में कितना क्या शेष है भाई, देखिए हमने विकलन है तो उसके अमाउंट को कहाँ लिखेंगे? विकलन वाले कॉलम में लिखेंगे। फिर दूसरा हमने जो खाता बही लिखा उसका पता करें कौन सा शेष है भाई, समाकलन शेष है, तो उसका समाकलन वाले कॉलम में लिख दिए उसके अमाउंट को, शेष के अमाउंट को। और लास्ट में क्या करते मालूम है? टोटल करते। क्या करते? लास्ट में टोटल करते, जितने भी खाता बही है। अब सोचो यार, आपने साल भर व्यापार किया है, अब अंदाजन बताओ कितने खाता बही बनाए होंगे हम लोग, अंदाजन बताओ। एक व्यापार है, साल भर उसके पूरा खाता बही का आप डिटेल लिख रहे हो यहाँ पे, बताओ कितने खाता बही बने होंगे उस व्यापार में? बताओ, बोलो। तकरीबन, यार सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। 1000 खाते बने होंगे, ठीक बोल रही है भी। 1000 खाते मतलब 100-150 1000 खाते तो होंगे। इतने सारे कस्टमर है, इतनी सारी संपत्तियां हैं, इतने सारे दायित्व है, तो भैया 1000 खाता तो बन ही गया होगा भाई। बहुत सही बात है। तकरीबन 1000 खातों का पूरा लिस्ट होता है यहाँ पे।
और उसका शेष लिखते हैं। जिसका शेष विकलन है विकलन में अमाउंट लिखेंगे, जिसका शेष समाकलन है समाकलन में अमाउंट लिख देंगे। लास्ट में ना योग करेंगे, योग उनका जितने 1000 खाते हैं ना उनका अपन योग करेंगे। टेंशन मतलब नहीं करना पड़ेगा 1000 खाते का आप लोग को, ठीक है। योग करेंगे, मालूम योग क्या आना चाहिए, मालूम बराबर आना चाहिए। योग क्या आएगा, योग बराबर आ जाएगा। समझ में आया क्या आ जाएगा, बराबर। तो ये बराबर क्यों आता है, सबसे पहला बराबर किस लिए आता है कि तलपट का जो योग है वो क्या हो गया, बराबर आ गया। बराबर क्यों आया, क्योंकि दोनों पक्षों का मतलब जो भी आपने लेन देन किया, इससे पहले तो खातों की जांच पड़ताल हो जाती है कि जो भी आपने साल भर क्या किया होगा, लेन देन किया होगा साल भर के दौरान, वो सारे लेन देन सही है कि गलत है। जो भी आपने पंजी प्रविष्टि की या खाता बही बनाया वो सही है कि गलत है, उसकी जांच पड़ताल हो जाती है, हिसाब किताब बराबर हो जाता है। दूसरा इसका फायदा ये होता है इसको बनाने का कि जब अपन अंतिम खाते बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अंतिम खाते, तो अंतिम खाते जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें लाभ हानि की गणना करते हैं, ठीक है। लाभ हानि की गणना करते हैं तो वहां पर अपन को समस्त संपत्ति जितने भी हमारे व्यापार में खाता बही बने हैं तो अपना व्यापार 4 खातों पर डिपेंडेंट होता है। संपत्ति खाता, दायित्व खाता, व्यय खाता और आय खाता, यही खाते तो होंगे और कोई खाता तो हो नहींगा। तो उस खाते का पूरा डिटेल एक कागज के टुकड़े में क्या हो जाता है, समा जाता है, ठीक है। उन कागज के टुकड़े, एक कागज के टुकड़े में क्या हो जाता है, समा जाता है। तो अंतिम खाते बनाने में हेल्पफुल होता है। जब अंतिम खाते बनाओगे तो बातें क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। ओके, तो ये तो हुआ तलपट के बारे में। तो ये तो समझ में आ गया ना तुम लोगों को कि तलपट कैसे बनाया जाता है। पंजी प्रविष्टि के आधार पर क्या बनाया जाता है, खाता बही बनाया जाता है। खाता बही के आधार पे क्या बनाया जाता है, तलपट। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तलपट में क्या होता है, जितने भी हमने साल भर में खाते बनाए हैं उन खातों का क्या होता है, नाम लिखा होता है। जितने भी आपने खाते बनाए 1000, 500, 600 जितने भी खाते बनाए हैं उनका क्या लिखा रहेगा, नाम लिखा रहेगा, ठीक है। और उसका जो भी शेष होगा, विकलन शेष है तो विकलन वाले कॉलम में, समाकलन है तो समाकलन वाले कॉलम में। समझ में आ गया, चलो ये तो बात खत्म। अब हम बात करते हैं कि आप लोगों का क्वेश्चन में तलपट बनाने की विधियां क्या क्या होती है, समझो पहले। अब हम लोग बात करेंगे तलपट बनाने की विधियां, तलपट बनाने की विधियां। सो तलपट बनाने की विधियां क्या क्या होती है उसके बारे में अपन लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अब समझो, तलपट बनाने की पहली विधि होती है योग विधि। कौन सी विधि होती है, योग विधि। देखो योग विधि क्या होता है, योग विधि देखिए, आप लोग खाता बनाते हो ना, आप लोग खाता बनाते हो ना, तो खाता कुछ इस प्रकार बनाते हो, ये विकलन पक्ष है, समाकलन पक्ष है ना, ऐसा कुछ बनाते हो। ये विकलन पक्ष है, समाकलन पक्ष है। आप लोग कुछ एंट्रीज करते हो, कुछ एंट्रीज किया, मान लो 10 रुपए की, 4 रुपए की, 6 रुपए की, 2 रुपए की, 1 रुपए, कुछ एंट्रीज कर लिया आप लोगों ने। और आप समाकलन तरफ भी कुछ एंट्रीज करते हो अमाउंट की, जैसे कि 2 रुपए की, 5 रुपए की, 6 रुपए की, 2 रुपए की, ऐसे कर कुछ एंट्रीज कर लेते हो। और खाता क्या करते हो, टोटल कर लेते हो। चलो टोटल करो, 10 4 14, 14 6 बोलो 20, 20 2 22, 22 और 1 23, ठीक है। इधर का टोटल आ गया 23। इधर का टोटल करो 7 7 6 13, 13 2 15, 23 में 15 घटा दो 8 18, सॉरी 23 में 15 घटाओ कितना आ जाएगा 8, कितना आ गया 8, ये आ गया शेष ले गया, इसी को बोलते हैं ना शेष ले गया। ओके, इसी को ट्रांसफर करो, क्या बोलेंगे, शेष लाया गया, ठीक है। अब एक बात बताओ कि इस बार शेष कौन सा शेष है, बोलो ना। विकलन शेष है, कितने रुपए का विकलन शेष है, 8 रुपए का विकलन शेष है। तो देखो योग विधि में क्या होता है, योग विधि अपन बना रहे हैं, कौन से कॉलम से बना रहे हैं, योग विधि। तलपट का कॉलम सेम रहेगा, वही रहेगा, जो तलपट का कॉलम बनाया ना मैंने वैसी रहेगा। सभी खाता बही के नाम लिखेंगे, बस फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि जहाँ पे मैंने विकलन शेष नहीं लिखा है, जहाँ पे मैंने विकलन समाकलन शेष लिखा है ना, वहाँ पे रहेगा विकलन योग और समाकलन योग। क्या रहेगा, विकलन और समाकलन योग। इसमें क्या करते हैं, जितने भी आपने एंट्रीज की है ना, जितने भी एंट्रीज की, देखो इधर विकलन पक्ष में जो जो एंट्रीज की है, शेष नहीं, शेष लाया क्या बोलोगे, ऊपर का शेष लाया क्या अगर होगा, अगर मान लो शेष लाया क्या होगा स्टार्टिंग में तो उसको लोगे, ठीक है। जितनी भी एंट्रीज की होगी आपने उनका टोटल कर लेते हैं, ठीक है। और समाकलन पक्ष में जितनी भी एंट्रीज की है, बोलो कहाँ से कहाँ तक आपने एंट्रीज की है, कहाँ से कहाँ तक एंट्रीज की आपने, सर यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक एंट्रीज की है, तो शेष ले गया, शेष ले गया को नहीं लेना ना, अपन जो एंट्री की उसकी बात करनी है। यहाँ से यहाँ तक इनका टोटल कर लेते हैं। तो इधर का टोटल किए कितना आया, 23 आया, है ना। इधर का टोटल किए कितना आया, 15 आया। तो विकलन का टोटल कितना आया, 23 आया। विकलन का टोटल आया 23 और समाकलन का टोटल कितना आया, 15, यही ना आया। क्या करते हैं, उस खाता में एक सामने विकलन का टोटल लिख लेते हैं, विकलन योग 23 और समाकलन योग 15, ऐसे करके लिख लेते हैं। ऐसे ही अपन सारे खाते के साथ करते हैं, ऐसे ही सारे खाते के साथ करेंगे। जिसका जो भी शेष है उसका अमाउंट को फटाफट लिखते हैं, लास्ट में ना टोटल योग क्या आता है, बराबर आता है। ये भी एक जादू है, ठीक है। लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है योग विधि। आई बात समझ में कि नहीं आई।
तो आप बोलोगे सर, अच्छा छोड़ो अभी नहीं बोलोगे आप, मैं जानो भी नहीं बोलोगे, छोड़ो हटाओ। समझ में आया कि नहीं आया? योग विधि समझ में आ गया, ठीक। कोई दिक्कत है योग विधि में? नहीं। खाता बही से देख के बना लोगे? खाता बही आपके सामने खूब पूरा खाता बही पट्टा रहेगा आपके सामने, 400-500 क्वेश्चन पेपर भर जाएगा। नहीं, चलो कम से कम 15 खाता तो देगा, 15 से 20 खाता बही का रहेगा, आपको दिखाएगा खाता बही का। कैसे करोगे? खाता बही दिखे रहेगा, शेष ले गया को छोड़कर, किसको? शेष ले गया। जब खाता बही देखोगे ना, इसको तो पढ़ना ही नहीं, आपको देखना ही नहीं, हटाओ, ठीक है। जब योग विधि बनाओगे तब आप जो बनाएगा ना खाता बही, शेष ले गया को छोड़कर जितने भी आपने विकलन पक्ष में या समाकलन पक्ष में जो एंट्रीज की है, क्या की है? एंट्रीज की, उसका टोटल करोगे, इसका टोटल करोगे, उस टोटल को यहाँ पे लिख दोगे, हो गया बात खत्म। 23 और 15 समझ में आ गया? ये होता है कौन सा विधि? योग विधि। कोई दिक्कत? सबका करेंगे आप लोग, ठीक है, ओके। अब सर दूसरी विधि कौन सी होती है? दूसरी विधि होती है शेष विधि। कौन सी विधि होती है? शेष विधि, जो मैंने अभी बताया। शेष विधि में क्या होता है, जो भी आप खाता बही बनाते हो, मान लो एक खाता बनाया आप लोगों ने, बनाया आपने खाता, ठीक है, बताओ इस खाते का कौन सा शेष है? कौन सा शेष है? विकलन शेष है ना। तो क्या करोगे, कितना रुपए लिखा है? 8 रुपए। तो इस खाता बही का नाम लिखोगे और उसका जो शेष है ना 8 रुपए, विकलन शेष है ना, तो विकलन वाले कॉलम में लिख देना 8 रुपए, ठीक। मान लो इसी का समाकलन शेष अगर होता है, कोई और खाता है जिसका समाकलन शेष है 10 रुपए, तो समाकलन में डालोगे। इस बार अपन टोटल को नहीं देखेंगे, योग को नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे? शेष को देखेंगे। विकलन शेष है तो विकलन, समाकलन शेष है तो समाकलन, पुट कर दो, आंसर टोटल इक्वल आ जाएगा। इसको बोलते हैं शेष विधि। आई बात समझ में? आपको पता है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? शेष विधि। 95% क्वेश्चन जो आप बनाओगे किससे बनाओगे? शेष विधि से बनाओगे। समझ में आया? यानी कि आपको कौन से मेथड से बनाना है? शेष। योग विधि बहुत कम आता है, बताएंगे अगर आता भी होगा तो। शेष विधि आपको कौन सा बनाना है? शेष विधि, ठीक है। तीसरा विधि होता है योग व शेष विधि। क्या होता है? योग व शेष विधि। ये कुछ नहीं, खाली टाइम पास करने के लिए बनाई है, खाली टाइम पास है। क्या टाइम पास? कॉलम 4 कर देगा। कॉलम कितना कर देगा? 4। एक तरफ योग विधि से बना दो, एक तरफ शेष विधि से बना दो, मतलब 2 in 1, दोनों मिला दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है, ओके। और चौथा मेथड होता है बराबर योग वाले खातों को छोड़कर योग विधि। बराबर योग वाले खातों को छोड़कर क्या? योग विधि। देखो जब आप योग विधि से क्वेश्चन बनाते हो, विकलन योग आता है, समाकलन आता है, तो कई बार दोनों का योग क्या होता है? अलग अलग होता है। अपन शेष निकालते हैं, होता है विकलन जो योग है विकलन में लिख लिए, समाकलन जो योग है समाकलन में लिख लिए। लेकिन कई बार अपन ऐसा भी तो होता है, क्वेश्चन बनाते थे, खाता बही बनाए हम लोगों ने, इधर कुछ एंट्रीज की, इधर कुछ एंट्रीज की, दोनों तरफ का टोटल क्या आ गया? बराबर, शेष ही नहीं आया। इधर का भी टोटल बराबर है, इधर का भी टोटल बराबर है, देख लो 14 आ रहा है। तो वैसे योग वाले खातों को अपन छोड़ देते हैं और योग विधि से क्वेश्चन बनाते हैं। मतलब बराबर वाले योग को क्या कर दो, छोड़ दो योग विधि, ये भी कोई काम का नहीं। काम का क्या है? शेष विधि। और थोड़ा बहुत काम का क्या है? योग विधि। अब आपके सामने सवाल उठ रहा होगा, सर क्या हम लोग को तलपट बनाना है? ठीक है, चलो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत आपने जो बताया कुछ हद तक हमको समझ में भी आया, लेकिन क्या तलपट बनाना है तो क्या हमको खाता बही पूरा निकाल के देगा? या तो क्या हो सकता है, या तो जर्नल एंट्री दे देगा, पूरा खाता बही खुद बनाओ, हर खाता बही बनाओ, हर खाते बही से क्या बनाओ? तलपट बनाओ। तो हो चुका, वहीं बेहोश हो जाओगे तुम लोग। सोचो पूरा सिलेबस ही खत्म वहीं पे, है ना? क्योंकि जर्नल एंट्री बना रहे हो, फिर खाता बही बना रहे हो, फिर खाता बही के आधार पे क्या बना रहे हो? तलपट बना रहे हो, योग विधि शेष विधि। तो आप बोलोगे क्या सर हम लोगों को, अच्छा चलो ठीक है सर, मान लो हमको खाता बही बना के दे दिया, खाता बही बना के दे दिया तो आपके स्कूल वाले मर जाएंगे। क्वेश्चन पेपर कितना बड़ा छापना पड़ेगा उन लोगों को, सोचो 15-20 खाते रहेंगे, पूरा क्वेश्चन पेपर पूरा कॉपी टेप क्या हो जाएगा? भर जाएगा। क्या होगा आपके साथ? जो क्वेश्चन आएगा ना तो आपको हमें जर्नल एंट्री बनाने की नौबत आएगी, ना तो आपको खाता बही बना के नौबत आएगी, ना ही आपके स्कूल वाले आपको क्वेश्चन पेपर में खाता बही बना के देंगे। आपके साथ क्या खेल खेलेंगे मालूम है? आपके साथ सीधा ना खातों का नाम लिख देंगे। जैसे आपको क्वेश्चन में कैसे रहेगा, आपका क्वेश्चन ऐसा रहेगा, क्वेश्चन में लिखे रहेगा रोकड़ खाता, ऐसा लिखे रहेगा, रोकड़ खाता 10,000 रुपया, बैंक खाता 4,000 रुपया, सीधा अमाउंट दे देगा शेष का, सीधा अमाउंट का शेष दे देगा, शेष का अमाउंट दे देगा। भवन खाता जैसे मैं लिखे रहेगा, भवन खाता 50,000 रुपया, ऐसा शेष दे देगा। फर्नीचर खाता 10,000 रुपया, पूंजी खाता 1,00,000 रुपया, ऐसे करके करके आप उनको क्या कर देगा? बस अमाउंट दे देगा। अब आपको डिसाइड करना है किसका शेष विकलन है, किसको विकलन में लिखना है, किसको
समाकलन भी लिखना है। कैसे करोगे, कैसे पता करोगे? ऐसी आपको लिस्ट दे देगा, बोलेगा ये खाता वही है आपके, रोकड़ खाता है, बैंक खाता है, भवन खाता है, फर्नीचर खाता है, पूंजी खाता है, फलाना फलाना खाता है, और उनका अमाउंट दे देगा, बोलेगा ये उनका क्या है, शेष है। अब आपको बोलेगा बनाओ। अब कितने में, अब तुम्हारा क्वेश्चन पेपर कितने में खत्म हो गया? स्कूल वाले का भी पैसा बच गया और आपका भी समय बच गया, लेकिन टेंशन किसका बढ़ गया? आप लोग का। मतलब खाता बही का शेष दे देगा, हमको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा किसका शेष विकलन है, किसका शेष समाकलन है। और दिमाग कैसे लगाते हैं वो हम थोड़ी देर में बताते हैं, तब तक नोट कर लो। तो देखिए, जैसा कि मैंने बोला तुम लोग को कि तुम लोग के क्वेश्चन में ना तो तुमको खाता बही बनाने को बोलेगा, ना ही तुम्हारे क्वेश्चन में खाता बही बना कर देगा। और अपन तो बोलते तलपट से, खाता बही से देख के ही क्या बनाया जाता है, तलपट। तुम्हारा क्वेश्चन कैसे देगा, ऐसे ही देगा। आपको क्या करेगा, जितने भी खाते हैं उनका नाम लिख देगा और सीधा उनके साथ अमाउंट दे देगा। आपको ये भी नहीं बताएगा कौन विकलन है कौन समाकलन है। इतना बता देगा तो फिर यार तलपट बनाने का मतलब क्या हो जाएगा। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये विकलन है कि ये समाकलन है? अब मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, समझना। देखो, आपके व्यापार में खूब सारी संपत्तियां होती कि नहीं होती है? और मैंने जब आप लोग का 11th कॉमर्स जब क्लास स्टार्ट किया था तो मैंने पूरा डिटेल बताया था कि ये संपत्तियों का पहचान कराया था कि ये संपत्ति और ये दायित्व है। याद आया? और आपके व्यापार में संपत्तियां होती है, व्यय होते हैं और हानियां होती है ना? यही सब चीजें तो होती है, संपत्तियां, व्यय और हानियां। कभी भी याद रखना, संपत्ति हो या व्यय हो या हानि हो, उसका शेष हमेशा कौन सा शेष होता है? विकलन शेष होता है। समझ में आया कि नहीं आया? और जितने भी दायित्व होते हैं, जो भी दायित्व हो या फिर क्या हो, व्यय हो, सॉरी आय हो या फिर क्या हो, लाभ हो, उनका शेष क्या होता है? समाकलन। नहीं आया समझ में? अब भूलोगे तो नहीं। आ गया समझ में? सुनो इधर देखो। अब तुम लोग बताओ, आपके सामने तलपट पेश कर दिया, उसका शेष लिख दिया है। अब आपको बनाना है तलपट। बोलो, रोकड़ खाता विकलन, बैंक खाता विकलन, संपत्ति होता ना? नहीं है तो जाके लिस्ट देखो, मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था, लिस्ट याद है? संपत्ति और दायित्व का लिस्ट दिया था, एक बार उसको पहले पढ़ना, ठीक है? क्या होता है? विकलन। भवन विकलन, फर्नीचर, पूंजी, सीख गए क्या बोली? विकलन बोली क्या? समाकलन। क्या? समाकलन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम आसान है ना? हो गया? ठीक, समझ में आ गया? अच्छा, इसके अलावा कुछ कंडीशंस बता रहा हूँ, समझ लो। कुछ कंडीशंस बता रहा हूँ, जैसे कुछ कंडीशंस बताता हूँ मैं आप लोग को। मान लीजिए अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहले तो आप क्वेश्चन जब भी बनाओगे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, एक चीज देखना पड़ेगा, कभी भी याद रखना। माल की बात कर लेते, पहले किसकी बात करेंगे? माल या फिर स्कंद की बात कर लेते। देखो, स्कंद या माल, स्कंद या माल दो प्रकार का होता है। पहला प्रारंभिक स्कंद, प्रारंभिक स्कंद होता है, और दूसरा होता है अंतिम स्कंद। क्या होता है? प्रारंभिक स्कंद और क्या होता है? अंतिम स्कंद होता है। ठीक है, प्रारंभिक स्कंद और अंतिम स्कंद। ठीक, अब सुनो, जब भी तलपट आप बनाओगे तो बच्चों आप या तो प्रारंभिक स्कंद की एंट्री करोगे या तो अंतिम स्कंद की, दोनों में से किसी एक की एंट्री करोगे। दोनों की आप एंट्री नहीं कर सकते। प्रारंभिक मतलब समझते हो ना, जो वर्ष के प्रारंभ में हमारे पास स्कंद पड़ा है वो प्रारंभिक है, जो वर्ष के अंत में पड़ा है वो क्या है? अंतिम है। जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे तो प्रारंभिक की एंट्री आप या तो प्रारंभिक की एंट्री करोगे तलपट में। अच्छा, स्कंद का शेष कौन सा शेष होता है ये बता दो। स्कंद क्या होता है? संपत्ति की दायित्व, संपत्ति, तो इसका शेष क्या होगा? विकलन। तो ये तो कंफर्म है कि इसका शेष क्या होगा? विकलन होगा। तो प्रारंभिक, आप प्रारंभिक स्कंद की एंट्री करोगे या फिर किसकी एंट्री करोगे? अंतिम स्कंद। तो सर कब अपन को प्रारंभिक करना है, कब हमको अंतिम करना है? चलो सिखाते हैं, समझना। अगर आपके क्वेश्चन में यदि प्रश्न में बेचे गए माल की लागत नहीं दी गई है, अगर आपका क्वेश्चन आप बनाते हो, वहाँ खोजना, आप क्वेश्चन में जाके खोजना कि क्या वहाँ बेचे गए माल की लागत लिखा है या कहीं भी। अगर वहाँ पे कहीं भी दूर दूर तक बेचे गए माल की लागत नहीं लिखा है, और बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा, नहीं लिखा है, तब आप क्या करोगे मालूम है? प्रारंभिक स्कंद की एंट्री करोगे। किस पक्ष में? तलपट के विकलन पक्ष में। इसके साथ क्रय की एंट्री करोगे। क्रय खाता होता है ना, क्रय खाता, वो भी क्या होगा? विकलन ना होगा। क्रय खाता भी तो व्यय है ना, क्रय एक तरह का, तो उसकी भी एंट्री कहाँ करोगे? विकलन पक्ष में। व्यापार के जितने भी प्रत्यक्ष व्यय होते हैं, प्रत्यक्ष व्यय मतलब कौन कौन से व्यय होते हैं? मजदूरी, अब इसके बारे में बाद में समझाएंगे। मजदूरी होती, क्या होती है? मजदूरी या भाड़ा, ये व्यय, तो इसकी भी एंट्री कहाँ करोगे? विकलन पक्ष में। व्यय है ना,
विकलन पक्ष में। कहाँ कर दोगे इन सबकी एंट्री? तलपट के विकलन पक्ष में एंट्री करोगे। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है। जबकि अंतिम स्कंद की एंट्री नहीं करोगे, इसको तलपट के बाहर लिखोगे। कहाँ लिखोगे? तलपट के बाहर लिखोगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? नहीं आई बात समझ में? कहाँ लिखोगे? तलपट के बाहर। समझ गए? याद कर लेना, ठीक है। कंडीशन है, सुन लो, आगे देखो बता रहा हूँ क्या बोला मैंने। जब कभी क्वेश्चन में बेचे गए माल की लागत नहीं दी गई तो क्या करोगे? स्कंद के साथ प्रारंभिक स्कंद की एंट्री कहाँ करोगे? बोलो। विकलन में। क्रय की एंट्री कहाँ करोगे? विकलन में। और प्रत्यक्ष व्यय की एंट्री कहाँ करोगे? विकलन में। कौन कौन से होते हैं प्रत्यक्ष व्यय? मजदूरी और भाड़ा, गाड़ी भाड़ा विकलन में। क्लियर है आप सभी को? ओके, चलिए डन है। ओके, अंतिम स्कंद की एंट्री करोगे? नहीं सर, कहाँ करेंगे? तलपट के बाहर, बिल्कुल बाहर रखना उसको, बिरादरी के बाहर ही रख देना, ठीक है। अच्छा, लेकिन सर अगर क्वेश्चन में ऐसा हमको बोलता है तो क्या करेंगे? यदि प्रश्न में बेचे गए माल की लागत दी गई है, वहां नहीं दी गई थी, यहाँ पे दी गई है, वहां पे नहीं दी गई थी, यहाँ पर दी गई है, तब क्या करेंगे? प्रश्न में बेचे गए माल की लागत नहीं दी गई है, सॉरी, क्या कह दिया? ये दी गई है, तब क्या करोगे स्कंद के साथ? तब आप ये करना, आपके सामने प्रारंभिक स्कंद होता है, क्रय होता है, और क्या होता है? प्रत्यक्ष व्यय होता है। यही वाला कहानी, ठीक है। और अंतिम स्कंद होता है ना। तो जब कभी क्वेश्चन में बेचे का माल की लागत दी गई होगी ना, जब बेचे का माल की लागत दी गई होगी ना, तब आप इसकी एंट्री मत करना, इसकी एंट्री मत करना, इसकी एंट्री मत करना तलपट में, ठीक है। इसकी एंट्री करना, वो भी कहाँ करोगे? समाकलन पक्ष में, विकलन पक्ष में। कहाँ करोगे? क्योंकि भैया स्कंद संपत्ति होता है ना, कहाँ लिखोगे? विकलन पक्ष में। समझ में आया कि नहीं आया? तलपट के कहाँ लिखोगे? विकलन पक्ष में, ठीक है। सर ऐसा क्यों? ये क्या तमाशा है? आप बोलते हो कभी ऐसा करना कभी वैसा करना, तो भैया बोल तो दे रहा हूँ, बेचे का माल की लागत नहीं दी गई होगी, बेचे का माल की लागत दी होगी, बस यहीं पर खत्म कर देते हैं लोग। बट मैं उसका कारण भी बताऊंगा आपको। क्या बताऊंगा? कारण सुनना। कभी भी याद रखना, पहले तो सवाल होता है बेचे गए माल की लागत होती क्या है? बेचे गए माल की लागत होती है कि जितने रुपए का माल आप बेच रहे हो। जब भी अपन बोलते हैं ना, जैसे मैं बोलता हूँ तुम लोग को 10,000 का माल बेचा, क्या एंट्री करते हो? बोलो। रोकड़ खाता, विकलन विक्रय खाते से। परंतु जानते हो जो 10,000 बोल रहा हूँ तो उसमें लाभ भी शामिल है ना, माल की लागत भी शामिल है, और उसमें लाभ भी क्या होता है? विक्रय मूल्य में शामिल होता है, पता है ना। माल के विक्रय मूल्य में माल का लाभ भी तो शामिल होता है, सही बात है कि नहीं है? ठीक है, तो माल का लाभ भी उसमें शामिल है। तो होता क्या है, माल का लाभ उसमें क्या है? शामिल है। तो मैं बोलूँगा हमने 8,000 के लागत का माल बेचा, तो अपन पता करेंगे कितने रुपए के लागत का माल बेचा। 10,000 का माल बेचा, वो विक्रय मूल्य था, लेकिन आपने बेचा कितने का? 8,000 के लागत का माल। उसको बोलते हैं माल का लागत मूल्य। क्या बोलते हैं? माल का लागत मूल्य। और मालूम बेचे गए माल की लागत का फॉर्मूला क्या होता है? इसको याद कर लेना, इसको अपने दिमाग में, अपनी आत्मा में बसा लेना, ठीक है। बेचे गए माल की लागत, तो बेचे गए माल की लागत का फॉर्मूला क्या होता है? सुनना, फॉर्मूला होता है प्रारंभिक स्कंद प्लस क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय माइनस अंतिम स्कंद। समझ में आया कि नहीं आया? अंतिम स्कंद समझ में आ गया? क्या बोले हमने? प्रारंभिक स्कंद प्लस क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय माइनस अंतिम स्कंद, ठीक है। अब बेचे गए माल की लागत, जब जैसे मान लो क्वेश्चन में बेचे गए माल की लागत दिया रहेगा ना क्वेश्चन में, तो उसकी एंट्री कहाँ करोगे मालूम है? तलपट के कौन से पक्ष में? विकलन पक्ष में। कहाँ करोगे? विकलन पक्ष में। क्या सीखे? चलो एक बार रिवाइज करते, सुनना। अगर क्वेश्चन में, प्रश्न में बेचे गए माल की लागत नहीं दी गई है, प्रश्न में बेचे गए माल की लागत नहीं दी गई है, तब क्या करोगे? स्कंद दो प्रकार का होता है, प्रारंभिक और अंतिम। प्रारंभिक की एंट्री करोगे विकलन में, क्रय की एंट्री करोगे, प्रत्यक्ष व्यय की एंट्री करोगे, परंतु अंतिम स्कंद की एंट्री नहीं करोगे। लेकिन क्वेश्चन में अगर बेचे गए माल की लागत दे दिया है, तब क्या करोगे? बेचे गए माल की लागत विकलन पक्ष में करोगे तलपट के, और अंतिम स्कंद की एंट्री करोगे, जबकि इनकी एंट्री नहीं करोगे। सर ऐसा क्यों? अब बता रहा हूँ कारण क्या है, सुनो। अगर बेचे गए माल की लागत देता है, तो जैसे आप बेचे गए माल की लागत की एंट्री करते हो ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने प्रारंभिक की भी कर दी, क्रय की भी कर दी, प्रत्यक्ष व्यय की भी कर दी। बेचे गए माल की लागत का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक स्कंद शामिल है, क्रय भी उसमें शामिल है, प्रत्यक्ष व्यय भी उसमें शामिल है, परंतु अंतिम स्कंद शामिल नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अंतिम स्कंद शामिल नहीं है। करके अपन क्या करते हैं? प्रारंभिक स्कंद के, जैसे आप बेचे गए माल की लागत एंट्री कर दी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इसकी भी एंट्री कर दी, इसकी भी एंट्री कर दी, इसकी भी एंट्री कर दी, परंतु इसकी एंट्री नहीं करी। आई बात समझ में कि नहीं आई? आई बात समझ में? तो करके अपन क्या करते हैं? बेचे का माल की लागत कर दी है विकलन में, तो इसकी एंट्री हो चुकी है, करके एंट्री नहीं करनी है। अंतिम स्कंद की एंट्री हुई है क्या?
नहीं हुई है तो उसकी एंट्री क्या कर दो, विकलन पक्ष में कर दो। यानी दो चीज की एंट्री करोगे, बेचे गए माल की लागत की और इसकी एंट्री नहीं करोगे। समझ में आया? उसी प्रकार अगर क्वेश्चन बेचे गए माल की लागत नहीं दी गई है तब क्या करोगे, इसकी एंट्री करोगे, इसकी एंट्री करोगे, इसकी एंट्री करोगे, परंतु इसकी एंट्री नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ये जो अंतिम स्कंद है ना इसी में शामिल होता है। अंतिम स्कंद इसी में क्या है, शामिल है। बोलोगे सर कैसे शामिल है, समझाऊं? देखो ऐसे शामिल है। मान लो आपने व्यापार, जैसे मान लो 1 अप्रैल 2012 को आपका व्यापार में प्रारंभिक स्कंद था। पहले से आपके व्यापार में स्कंद पड़ा है 100 रुपए का। सपोज कितने का स्कंद पड़ा है, 100 रुपए का। साल भर के दौरान आपने माल खरीदा, मान लो 600 रुपए का माल खरीदा साल भर के दौरान। बोलो कितने का माल पड़ा आपके पास, 700 का माल पड़ा है। साल में शुरुआत में 600 रुपए का माल ऑलरेडी पड़ा था। साल भर में क्रय कितना किया, 600 का माल आपने क्रय किया। अब मान लो साल भर के दौरान आपने 650 का माल क्या कर दिया, बेच दिया। बोलो कितने का माल बचा है, दिस इज योर अंतिम स्कंद। क्या बोलेंगे इसको, अंतिम स्कंद। अब एक बात बताओ, ये जो 50 निकला है कहाँ से निकला है, 700 से ना निकला है। यानी कि प्रारंभिक स्कंद और क्रय में अंतिम स्कंद क्या होता है, इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड है मतलब आप जब प्रारंभिक की एंट्री करे होगे, क्रय की एंट्री करे होगे, तो ऑटोमेटिक अंतिम स्कंद की भी एंट्री नहीं हो गई होगी। आई बात समझ में? तो यानी कि अपन प्रारंभिक की एंट्री करोगे, क्रय की एंट्री करोगे, प्रत्यक्ष व्यय की एंट्री करोगे, तो अंतिम स्कंद की एंट्री नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ऑलरेडी उसमें क्या है, इंक्लूडेड है। जब भी कोई पूछेगा तो बता सकते हो ना उसमें इंक्लूडेड है करके हमने नहीं की। यहाँ पर क्यों की अंतिम स्कंद की एंट्री, क्योंकि इसमें इंक्लूडेड नहीं है। क्योंकि बेचे गए माल की लागत हमने डायरेक्ट एंट्री किया, तो इसमें प्रारंभिक स्कंद भी है, क्रय भी है, अंतिम स्कंद भी है, परंतु अंतिम प्रत्यक्ष व्यय भी है, परंतु अंतिम स्कंद नहीं है। नहीं आया समझ में? इसको जाके एक बार रिवाइज मारना अच्छे से। समझ में आ गया? हाँ, तलपट के अंदर विकलन पक्ष मतलब तलपट के अंदर ही, हाँ बाहर नहीं। समझ में आ गया? जबकि इसको तलपट में दर्शाओगे ही नहीं। आई बात समझ में? ठीक है, चलो नोट कर लो। ओके, तो समझ में आ गया तलपट के बारे में। क्या सिखाया तुम लोग को, ट्रिक क्या सिखाया गया? संपत्ति का शेष होगा कौन सा शेष, विकलन। दायित्वों का शेष, समाकलन। व्यय और हानियों का शेष, विकलन। आय और लाभ का शेष, समाकलन। बेचे का माल की लागत अगर क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो प्रारंभिक स्कंद की एंट्री करोगे विकलन में, क्रय की एंट्री करोगे विकलन में, और किसकी, प्रत्यक्ष व्यय की एंट्री करोगे, अंतिम स्कंद की एंट्री नहीं करोगे। और क्वेश्चन में अगर बेचे का माल की लागत दी गई है तब प्रारंभिक सिर्फ अंतिम स्कंद की एंट्री करोगे विकलन में, और बेचे का माल की लागत की एंट्री करोगे विकलन में। प्रारंभिक स्कंद की एंट्री नहीं करोगे, क्रय की एंट्री नहीं करोगे, प्रत्यक्ष व्यय की एंट्री नहीं करोगे। सीख गए? अच्छा, एक चीज और सुन लो, कभी भी याद रखो, एक चीज और सुन लो, समझा रहा हूं, सुनो। संचय बोलो, कोष बोलो, या फिर प्रावधान बोलो, या फिर आयोजन बोलो। पहली बात तो सबका मतलब क्या होता है, एक ही होता है। समझ में आया? सबका मतलब क्या होता है, एक ही। कोष का मतलब होता है फंड, कोई भी पैसे को जमा करके रखना। क्या करना, जमा करके रखना। तो किसी भी खाते के नाम के आगे, किसी भी खाते के नाम के आगे अगर ये लिखा हुआ है, किसी भी खाते के नाम के आगे क्या लिखा हुआ है, अगर ये वर्ड लिखा होगा, समझ जाना उसका शेष ऑलवेज क्या रहेगा, समाकलन। ये दिमाग में बैठा लेना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भूलोगे तो नहीं? पक्का? ठीक है। क्या बोला मैंने? कोई भी संचय बोलो, कोष बोलो, प्रावधान बोलो, आयोजन बोलो, सबका मतलब क्या होता है, एक ही होता है। और उसका शेष हमेशा क्या होता है, समाकलन। यानी कोई भी खाते के आगे अगर ये वर्ड लिखा हुआ है तुरंत समाकलन ठोक देना उसमें, सीधा समाकलन में डालना। समझ गए? अच्छा, अब एक देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है, चलो एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन अवेलेबल है, देखिए। निम्न शेषों के आधार पर, शेष बोल रहा मतलब शेष विधि से बनाना है। कौन सी विधि से बनाना है? शेष। मैंने बोला भी था 99% क्वेश्चन हम लोग किससे बनाना है, शेष विधि से ही बनाना है। तो देखिए, निम्न शेषों के आधार पर 31 मार्च 2004 का 6 का तलपट बनाइए। अब आपके सामने शेष अवेलेबल है, आपके सामने शेष अवेलेबल है। क्रय खाते का शेष है, देनदार का शेष है, रोकड़ का शेष है, भवन का शेष है, विक्रय का शेष है, लेनदार का है, पूंजी का और सामान्य व्यय का है। आपको क्या बनाना, तलपट। तो देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक कॉलम बना लोगे, तलपट के लिए कॉलम बना लोगे। ऐसा कॉलम बनाना हमेशा ना, इस तरह से कॉलम बना लो। 2 कॉलम रहेगा इसमें, और यहाँ पे रहेगा खाता पृष्ठांक का कॉलम। तिथि का कॉलम इसमें नहीं रहता। ऊपर हेडिंग लिखोगे शेष विधि द्वारा तलपट। क्या लिखना ऊपर हेडिंग, शेष विधि द्वारा, शेष विधि द्वारा, ऐसा लिखना, शेष विधि द्वारा तलपट लिखना सर, तलपट। ठीक है। और जो डेट दिया है, देखो डेट क्या दिया है, 31 मार्च। क्या लिखना, 31 मार्च 2006 को, 31 मार्च 2006 को ऐसा लिख लेना। ठीक है। यहाँ पे लिखना खाता बही के नाम, यहाँ पे लिखना विकलन शेष, और यहाँ पे डालना समाकलन शेष। समझ गए? और ये खाता पृष्ठांक का कॉलम है आप लोग पे। अब समझो,
यहाँ पे क्या करते हैं, जितने भी खाते उनका नाम लिख लेते हैं। बोलो क्या क्या खाते का नाम है, नाम लिख लो पहले। क्रय खाता, फिर कौन सा खाता है बोलो, देनदार खाता, बोलते जाओ ना आप लोग, रोकड़ खाता, फिर क्या है भवन खाता, हाँ जी विक्रय खाता, लेनदार का खाता, पूंजी खाता, और अंत में सामान्य व्यय खाता, सामान्य व्यय खाता। ठीक है, और कुछ अमाउंट भी दे दिया है ना। ठीक है, ये योग कर लेंगे यहाँ पे। अब देखो, चलो तुम ही लो बताओ, क्रय खाते का शेष कौन सा शेष होता है? क्रय क्या है एक तरह का, बोलो, वह एक तरह का क्या शेष होगा इसका, विकलन। तो क्रय का अमाउंट 30,000 है ना, उसको कौन से कॉलम में लिखोगे, विकलन कॉलम में लिख दोगे 30,000, समाकलन में डैश कर दोगे। समझ में आया? ठीक है, बोलो अगला क्या है, देनदार है। देनदार क्या होता है, संपत्ति की दायित्व। पहचानो, नहीं पहचानना आता संपत्ति दायित्व ने, पहले ही क्लास में आपको पूरा संपत्ति और दायित्व का लिस्ट दिया था। पन्ना पलटोगे पहले ही आपके 1-2 पेज नंबर 1 या 2 में मिल ही जाएगा आप लोगों को संपत्ति और दायित्व का लिस्ट। तो एक बार उसको फिर से आप लोग लिस्ट को याद कर लेना। ठीक है, देनदार संपत्ति होती, क्या होती है, संपत्ति। किस पक्ष में एंट्री करेंगे, विकलन में, समाकलन डैश। फिर उसके बाद बोलो रोकड़, बोलो ना विकलन में। उसके बाद बोलो विक्रय, विकलन। विक्रय क्या है, आय है। अच्छा भवन है, क्या भवन है, भवन किस में जाएगा, विकलन में, करेक्ट। अच्छा फिर क्या है, विक्रय है, बोलो विक्रय क्या होता है, विक्रय संपत्ति की दायित्व क्या होता है सर, वो आय होता है, ना तो संपत्ति ना तो दायित्व, क्या होता है वो आय। पहचानना आना चाहिए। ठीक है, क्या होता है, आय। किधर, समाकलन में कितना, समाकलन में कितना, 50,000, ऐसा समझ गए। आगे लेनदार क्या होता है बताओ, लेनदार हमारा दायित्व होता है। लेनदार किसको बोलते हैं, इससे उधार खरीदते हैं, दायित्व है। लेनदार कहाँ जाएगा, समाकलन में कितना, 10,000 जाएगा। ठीक है, पूंजी समाकलन में कितना जाएगा, 15,000 जाएगा। और बोलो सामान्य में, बोलो हाँ बोलो ना, विकलन कहाँ जाएगा, विकलन में 5,000। समझ आया? अब देखो टोटल करना, दोनों तरफ का टोटल देखना बराबर आएगा। करें 30, 15, 45, 45, 5, 50, 50, 20, 70, 70, 5, 75,000 रुपया। इसको भी करके देख लो, 50, 60, 60, 70, 75,000 रुपये। देख लो भैया, योग बराबर आ गया। ऐसे ही बनता है तलपट। कितना आसान है, मिल गया मुफ्त में 5-6 नंबर। सही बात है। बस आपको बशर्ते क्या आना चाहिए, आप लोग को संपत्ति और दायित्वों को भली भांति आपको पहचानना आना चाहिए, व्ययों को। और ये पहचाना कैसे जाएगा, हमने आपको पहले ही क्लास में पूरा लिस्ट दिया था संपत्ति और दायित्वों का, पहचानने है ना, सब कुछ था। उसको जाके, अगर नहीं भूल गए हो तो उसको जाके पढ़िए, समझिए और देखिए। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ तलपट के और क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, चलो तो आज की क्लास के लिए काफ़ी है। थैंक यू।